हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अरुण कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपनी परिवार स्टडी स्थल में। तो साथियों, आपका बहुत बहुत एक बार फिर से स्वागत है हिंदी की इस बहुत शानदार क्लास में। तो साथियों, सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पीईटी की एग्ज़ाम डेट लग चुकी है और जल्दी एडमिट कार्ड आने वाले हैं और बहुत जल्दी ही परीक्षा होगी। और साथियों, आज जो मैं लेकर आया हूँ उत्तर प्रदेश पैट के लिए, जो हिंदी है ना, हिंदी जो आती है उसमें पैराग्राफ आते हैं 2 और 2 पैराग्राफ मतलब गद्यांश आते हैं 2 और 2 गद्यांश के साथ 5 आते हैं व्याकरण से प्रश्न और 1 आध साहित्य से आता है, उसमें 5 मिलाकर दे देते हैं उसमें। ठीक है भाई। तो हमने एक प्रैक्टिस सेट पहले करा दिया था, आज जो दूसरा प्रैक्टिस सेट लगाने जा रहे हैं हम। आज का प्रैक्टिस सेट है दूसरा। ठीक है भाई, दूसरा प्रैक्टिस सेट है। और जो है इसमें मैंने क्या करा भाई, इसमें मैंने 2 गद्यांश नहीं लिए हैं, मैंने केवल 1 ही गद्यांश लिया है। और 1 ही गद्यांश लिया है तो उसी गद्यांश के आधार पर आप सीख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं बार बार। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला गद्यांश प्रश्न से शुरुआत करते हैं। ठीक है भाई, ऐसा देख सकते हैं आप। चलिएगा। तो भाई साथियों, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही प्यार से शानदार तरीके से पढ़ते हैं इसे और देखते हैं कि इसमें क्या क्या बोला गया है। ठीक है भैया, देखिए प्यारे बच्चों, आइएगा। करा भारत में स्वाधीनता प्राप्त करने के बाद, समझ रहे हो क्या बोलेंगे? भारत में स्वाधीनता प्राप्त करने के बाद अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की हैं। ठीक है भाई, अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की हैं। जब हम स्वतंत्र प्राप्त की हैं, ये इसमें लगना था, ये है ना। और जब हम स्वतंत्र हुए तो उस समय हमारी स्थिति अच्छी नहीं थी। जब हम स्वतंत्र हुए उस समय हमारी स्थिति अच्छी नहीं थी। सरकारी प्रयासों से काफ़ी सुधार हुआ, परंतु अभी भी एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें हम अभी तक कुछ विशेष नहीं कर पाए हैं। ठीक है, अभी तक कुछ इसमें हम विशेष नहीं कर पाए हैं। ठीक है, कर पाए हैं। और यहाँ भी हमने लगा दिया है। ठीक है, आगे बात करते हैं खेलों का। इससे बड़ी खेलों की वैसे क्या क्या करेंगे, इसे करेंगे खेलों की। ये थोड़ी सी भैया टाइपिंग में गड़बड़ हो गई है। चलिएगा, खेलों की इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है कि वर्षों से हम ओलंपिक में कोई भी स्वर्ण पदक नहीं जीत पाए। ठीक है, और दुनिया के छोटे छोटे अविकसित निर्धन राष्ट्रों के प्रति भाग भी खेलकूद के क्षेत्र में हमसे आगे निकल गए हैं। ठीक है, दोबारा पढ़िएगा कि छोटे छोटे अविकसित निर्धन राष्ट्रों के प्रति भाग भी खेलकूद के क्षेत्र में हमसे आगे निकल गए हैं। कभी हॉकी का विशेष चैंपियन रहने वाला भारत, ठीक है, कभी हॉकी का विशेष चैंपियन रहने वाला भारत आज इस खेल में अपनी प्रतिष्ठा खो चुका है। भाई हॉकी जानते हो ना, हॉकी में भारत ने पहले से ही, मतलब जब हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले, क्या नाम था उनका? हाँ भाई, क्या नाम था उनका? मेजर ध्यानचंद। ठीक है, तो मेजर ध्यानचंद जी के टाइम पर हमने कभी भी हॉकी में हार नहीं मानी और स्वर्ण पदक जीतते रहे हमेशा। जब वो खेलने गए तब स्वर्ण पदक लाए। चलिएगा, तो आगे करते हैं। खेलों के गिरते स्तर के लिए कौन जिम्मेदार है? अभी पूछ रहा है कि खेलों के गिरते स्तर के लिए कौन जिम्मेदार है। एक और सरकार की उदासीन, दोषपूर्ण, ये दोस्त नहीं है भाई, ये दोष है, ये दोषपूर्ण है ना। और ये दोष भी गलती है। ये वाला दोष है भाई, षटकोण वाला। दोषपूर्ण सरकारी नीतियां हैं। तो दूसरी ओर विभिन्न खेल संघों के गुटबाजी खिलाड़ियों के लिए सुविधाओं एवं प्रशिक्षण का सर्वथा अभाव,
या कुछ और प्रतियोगिताओं में भाग लेकर खाली हाथ लौटने पर सभी एक दूसरे को दोषी बताते हैं। सभी एक दूसरे को क्या बताते हैं भाई? दोषी बताते हैं। ठीक है। कारण चाहे जो भी हो, इतना तय है कि खेलकूद को राष्ट्रीय सम्मान का पर्याय नहीं मानते। अभाव प्रतियोगिताओं का नहीं है, अभाव है तो लगन का प्रोत्साहन का संकल्प का। ठीक है, यहां से हटाओ, यहां लगाना, संकल्प का और मुंह तोड़ जवाब देने वाले जीवट का। भाई इसे एक बार दोबारा से ध्यान से पढ़ लेना और जो है स्क्रीनशॉट ले लेना इसके, जिससे कि तुम्हें दिक्कत ना हो। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ ढंग से पढ़ लिया होगा। अब देखिए इसका पहला प्रश्न क्या कहता है। पहला प्रश्न कहता है कि गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है। बोलो भाई, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है? ठीक है, तो देखिए पढ़िएगा क्या, आपसी गुटबंदी, दूसरा ऑप्शन है दोषपूर्ण नीतियाँ। ठीक है, और तीसरा है भाई ओलंपिक पदक, और चौथा आपका क्या है? खेलों का गिरता स्तर। क्या चौथा आपका? खेलों का गिरता स्तर। ध्यान से देखिएगा और बताइएगा क्या है। देखिएगा भाई, देख लिया, पढ़ लिया अच्छे से, तो चलिएगा। कह रहा गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है? गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है? अभी देखो, आपसी गुटबंदी तो है, मगर ये अच्छा शीर्षक क्या है? बहुत अच्छा उपयुक्त शीर्षक क्या हो जाएगा इसका? आपका खेलों का गिरता स्तर। भाई खेलों का स्तर गिर रहा, तभी तो इतनी सारी बात कही गई है कि खेलों का स्तर गिर रहा है, उसे सुधारा जाए या उसके सुधारने की बात कही गई है। ठीक है भाई, चलिएगा अगले प्रश्न की बात करते हैं और आगे आ जाते हैं। ये देखिएगा अगला, भाई दोबारा इसे अच्छे से पढ़ लेना फिर एक बार। और इसमें कह रहा है, पढ़ तो आपने लिया ही होगा, कह रहा है कि खेलों में निर्धन राष्ट्र भी हमसे आगे हैं। खेलों में निर्धन राष्ट्र भी हमसे आगे हैं क्योंकि वहाँ है। क्या है भाई वहाँ? खेलों का राष्ट्र सम्मान, ओलंपिक पदक, दोषपूर्ण नीतियाँ या खेलों का गिरता स्तर। क्या बोलेंगे भाई? हमने इसमें पहले ही पढ़ लिया था। क्या पढ़ा था भाई? हमारे यहाँ जो है खेलों को राष्ट्र का दर्जा दिया हुआ नहीं है ना, राष्ट्रीय पर्याय नहीं मानते, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत आ रही है इसमें कि खेलों के लिए हम क्या बोलेंगे। देखो इसमें लिखा हुआ है साफ साफ, कहाँ गया भाई? राष्ट्र का दर्जा दिया हुआ नहीं है, कहाँ गया? ये रहा, देखो, खेलकूद को राष्ट्रीय सम्मान का पर्याय नहीं मानते। तो इसमें क्या, अदर देशों में क्या होगा? दूसरे देशों में कहीं ना कहीं राष्ट्र सम्मान के लिए मानते होंगे। तो खेलों में निर्धन राष्ट्र भी हमसे आगे हैं क्योंकि वहाँ क्या भाई, वहाँ क्या खेलों को राष्ट्र सम्मान मिला हुआ है। वहाँ क्या है? खेलों को राष्ट्र सम्मान मिला हुआ है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पाते हैं, ध्यान से पढ़िएगा भाई। अगला प्रश्न कह रहा, खेलों के गिरते स्तर का कारण नहीं है। भाई खेलों का जो स्तर गिर रहा है उसके कारण बूझ रहा है, और खेलों का जो गिरता स्तर है उसका क्या कारण नहीं है। ठीक है भाई, तो देखो क्या है कि खेलों को राष्ट्र सम्मान, ठीक है, दोषपूर्ण नीतियाँ, तीसरा कह रहा संघों की गुटबंदी है ना, गुटबंदी या गुटबाजी एक ही बात है वैसे तो। ठीक है, और कह रहा सुविधाओं का अभाव। तो खेलों के गिरते स्तर का कारण नहीं है। तो भाई ये तो खेलों का राष्ट्र सम्मान नहीं मिला, ये तो कारण है। दोषपूर्ण नीतियाँ भी कारण है, संघों गुटबंदी, और भैया सुविधाओं का अभाव होना। क्या बोलेंगे? सुविधाओं का अभाव होना। ठीक है भाई, ध्यान से पढ़िएगा और देख कर बताइए क्या है। ठीक है भाई, तो देखिएगा खेलों का गिरते स्तर का कारण नहीं है। ठीक है भाई, तो देखिएगा अगर आप दोषपूर्ण नीतियाँ तो है भाई, दोषपूर्ण नीतियाँ तो कारण तो रहेगा, खेलों का स्तर गिर जाएगा इस बात से। ये देखो डी कह रहा सुविधाओं का अभाव, ये भी सही बात है, ये भी एक कारण है, सुविधा नहीं है। और देखो सी देखे कह रहा संघों की गुटबाजी, ये भी एक कारण है जिससे स्तर गिर रहा है कि संघ गुटबाजी कर रहे हैं। और ऑप्शन नंबर ए देखेगा, ये राइट बिल्कुल हो जाएगा आपका। ये कह रहा है कि खेलों को राष्ट्र सम्मान, अगर खेलों को राष्ट्र सम्मान मिल जाएगा, हाँ भाई, अगर खेलों को राष्ट्र सम्मान मिल जाएगा तो फिर क्या स्तर गिरेगा? फिर कहाँ स्तर गिरेगा? फिर तो स्तर ऊपर हो जाएगा, फिर तो खेलों का स्तर क्या हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा। चलिए भाई अगले प्रश्न पर आते हैं।
अगला प्रश्न देखेगा। अगला कह रहा है कि खेलों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। खेलों पर नकारात्मक, देखे क्या हो रखा है बताइए। अरे भाई साहब, अरे बाबा यू क्या कर दिया टाइपराइटर हो। नकारात्मक भाई देखो क्या भाई साहब क्या बात है, ये लिखना भाई ऐसा। मैंने भी गलती कर दिया। नकारात्मक कह रहा है कि खेलों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। किसका पड़ता है भाई? खेलों पर नकारात्मक प्रभाव किसका पड़ता है? खेलों को राष्ट्र सम्मान मिल जाएगा, नकारात्मक काम पर तो ठीक हो जाएंगे। अभ्यास करने से, ये भी गलत बात है भाई। कह रहा खिलाड़ियों को सुविधा देने से, अगर खिलाड़ियों को सुविधा दोगे तो नकारात्मक थोड़ी पड़ेगा, वो तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये कह रहा आपसी गुटबंदी, ये भी बिल्कुल सही बात है। क्या बोलेंगे? अगर आपसी गुटबंदी रहेगी ना तो खेलों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता ही रहेगा और खेल में हम पीछे जाते ही रहेंगे भाई। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेगा अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न आपका कहता है कि गद्यांश के अनुसार राष्ट्र की उपलब्धियों में से नहीं है। क्या बोलेंगे? गद्यांश के अनुसार राष्ट्र की उपलब्धियों में से नहीं है। क्या नहीं है भाई? राष्ट्र की उपलब्धियों में से क्या नहीं है गद्यांश के अनुसार? भाई शिक्षा को दे रखा होगा, सही बात है। स्वास्थ्य को भी दे रखा होगा, कृषि को भी दे रखा होगा। मगर हमारा जो गद्यांश कह रहा है ना, गद्यांश के अनुसार, तो गद्यांश तो कह रहा कि खेल को नहीं दिया भैया। किसको बोलेंगे? ऑप्शन नंबर सी, खेल को राष्ट्रीय उपलब्धि का दर्जा नहीं मिला, और राष्ट्रीय उपलब्धि नहीं मिली है खेल को। ठीक है भाई, ये आपका गद्यांश एक कंप्लीट हो गया। और साथियों गद्यांश आएंगे 2, क्या आएंगे? गद्यांश आएंगे 2। मगर क्या है कि गद्यांशों में मैं एक ही करा रहा हूँ। इसी के आधार पर दूसरा आप देख सकते हैं, मैं रोज़ एक प्रैक्टिस कराऊंगा, एक प्रैक्टिस सेट आपको रोज़ मिलेगा, जिससे आपको उम्मीद ये रहेगी यहीं से कहीं ना कहीं आपको प्रश्न हिंदी के भी और गद्यांश से देखने को आपको मिल जाए। चलिएगा भाई, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पर। और अब आगे आपके प्रश्न ये जो असली में आने वाले प्रश्न हैं। क्या है? कामायनी के रचनाकार कौन है? ठीक है भाई साहब, क्या बोलेंगे? कामायनी के रचनाकार कौन है? ठीक है, कामायनी के रचनाकार कौन है? ठीक है भाई, देखेगा। तो कामायनी के रचनाकार कौन है? सभी को पता है। ठीक है, कामायनी के रचनाकार कौन है? सभी जानते हैं कौन है। ठीक है, तो क्या बात करेंगे? कामायनी के रचनाकार हो जाएंगे आपके जयशंकर प्रसाद। आपका ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब देखिएगा भाई, ये कामायनी के रचनाकार होंगे जयशंकर प्रसाद। अब बात करते हैं महादेव वर्मा। तो महादेव वर्मा की कुछ कृति हैं, उसे लिख लो। क्या है? यामा। ठीक है, महादेव वर्मा की कृति कौन सी हो जाएगी? एक यामा आपकी हो जाएगी। उसके बाद रश्मि है, इनकी एक क्या है? रश्मि है। और एक आपकी क्या हो जाएगी? एक इनकी नीरजा है। रश्मि है और क्या बात करेंगे? और नीरजा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इन्हें नोट कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं प्रेमचंद जी की। ठीक है, तो प्रेमचंद जी की। ठीक है भाई, चलिएगा आगे बात करते हैं। आपकी प्रेमचंद जी की कुछ रचनाएं हैं, उन्हें आपको नोट करनी है। ठीक है, ठीक है भाई, प्रेमचंद जी की लिख लो। क्या है? गोदान है और कफन है। ठीक है भाई, और ईदगाह है। कुछ इंपोर्टेंट रचना है, इन्हें लिखिएगा। ठीक है, कुछ इंपोर्टेंट रचना है इनकी, इन्हें आप नोट करिएगा। किसकी है? प्रेमचंद की। अब बात करते हैं निराला की। तो निराला जी की कुछ रचनाएं हैं, उन्हें लिखिएगा भाई। कौन सी है भाई? गीतिका। इनकी रच लो, गीतिका। क्या बोलेंगे? गीतिका। और परिमल, इन्हीं कुछ इंपोर्टेंट रचना हो जाएंगी। और निराला कौन है? इनका पूरा नाम है, इनका पूरा नाम लिख लिएगा। क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनका पूरा नाम हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है भाई, चलिएगा अगला प्रश्न हम देखते हैं। आपका प्रश्न कह रहा है कि दूध का धुला होना एक मुहावरा होता है भाई। ये क्या है? मुहावरा है।
मुहावरा क्या है? दूध का धुला होना। इस मुहावरे का अर्थ बताना है पाप करना, चोरी करना, निर्दोष होना या फिर दोषी होना। तो साथियों ये पाप करना तो बिल्कुल भी नहीं है, ये नहीं है, दोषी नहीं है, ये चोरी करना भी नहीं है। निर्दोष कहते हैं ना, दूध का धुला है कि बहुत दूध का धुला है, मतलब बहुत निर्दोष है तू तो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और अगले प्रश्न की बात करते हैं कि निम्न में से कौन सा सही है? कौन सा सही है? ये भाई साहब ये वाक्य दिए हैं, तो वाक्य पूछ रहा कौन सा वाक्य सही है, कौन सा वाक्य सही है, ठीक है। तो देखिएगा, तुम इसके दाम देते जाओ। देखते हैं इसे, तुम इसके दाम देते जाओ, ये गलत है भैया। कह रहा तुम इसके दाम दे जाओ, ये भी थोड़ा सा कंफ्यूजन में, बाद में देखते हैं। चलो, कह रहा तुम इसका दाम देते जाओ, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा ना। तुम इसका दाम देते जाओ, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी। ये देखो, तुम इसको नहीं, इसके होता, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट है, ठीक है भाई। चलिएगा अगले प्रश्न पर आते हैं। और अगला प्रश्न आपका ये रहा, ठीक है। अगला प्रश्न आपका ये रहा कि कौन सा रूप, कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है? ठीक है भाई, ध्यान से पढ़िएगा और देखिएगा कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है, ठीक है भाई। कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है? देखो भाई, कौन सा जोड़ा है समरूपी भिन्नार्थक? समरूपी भिन्नार्थक कौन होते हैं? ये तो पता है भाई, समरूपी भिन्नार्थक वे होते हैं जो बोलने में एक जैसे लगते हैं मगर अर्थ उनका अलग अलग होता है, ठीक है। मगर अर्थ उनका अलग अलग होता है। जैसे देखो, आदि और अंत, देखो वैसे भी तुम पता विपरीत चल रहा है, बिल्कुल आदि का अंत होता है विपरीत, तो ये बिल्कुल कट हो जाएगा। आगे बात करते हैं अनुचर और नौकर। देखिए भाई, अनुचर होता है पीछे चलने वाला, और नौकर भी एक तरह से वही होता है जो पीछे पीछे चलता है। तो ये पर्याय है, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आगे बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी। दिख रहा अभिनय और नाटक। देखिए भाई, अभिनय करने वाला, एक नाटक करने वाला और नाटक, ये भी कहीं ना कहीं पर्याय हो जाएंगे आपस में, तो ये भी आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब देखेगा ऑप्शन नंबर चौथा क्या कह रहा है? अवधि और अवधि। वो देखेगा अवधि और अवधि बोलने में बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं, बोलने में एक जैसे लग रहे हैं और आवाज़ भी एक जैसी आ रही है, बस थोड़ा सा फर्क है अवधि और अवधि, ठीक है। तो इन्हें हम देखना है, आंसर तो आपका बी हो जाएगा। एक जैसे लग रहे हैं बोलने मगर अर्थ अलग अलग हैं। अब अर्थ हैं क्या अलग अलग भाई? एक तो है अवधि, एक तो है आपका अवधि, ठीक है। रेखा आपका अवधि है, अवधि है भाई। फर्क क्या है ना? फर्क क्या है भाई? अवधि तो होती है भाषा, ठीक है। अवधि क्या है? एक भाषा है। अवधि तो एक भाषा है। और ये क्या बोलेंगे भाई? अवधि ये होता समय, जो समय आ गया उसकी अवधि आ गई, ठीक है, समय से। तो दोनों का अर्थ अलग अलग हो जाएगा और यही आपका बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। चलिएगा अब देखते हैं अगला प्रश्न कि चंद्रमा का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? बिल्कुल सही भाई, ठीक है। ये कह रहा है कि चंद्रमा का कौन सा पर्यायवाची नहीं है। देखो यहाँ भी लगना था और यहाँ भी लगना था, और हमारे टाइपराइटर थोड़े भाई साहब ऐसे ही चल रहे हैं, थोड़ा झपटे से में, है ना। हालांकि सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी धीरे धीरे। तो चंद्रमा का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? बहुत बढ़िया भाई। देखिए भाई, शशि क्या है? शशि, शशि तो चंद्रमा का ही है। शशि किसका पर्यायवाची है? शशि तो चंद्रमा का ही पर्यायवाची है। तो ये तो होने से बिल्कुल रहा, ठीक है साथियों। तो प्यारे दोस्तों, आगे बात, चांद तो है ही भाई, चांद तो इसका ही है, चंद्रमा का ही, ठीक है जी। चलिएगा और विदु, विदु भी इसका ही है भाई, विदु भी कट जाएगा। तो सूत बात करते हैं, सूत किसका है? सूत पुत्र का भी होता है भाई, है ना। और सूत कौन होता है? रथ हाँकने वाला भी सूत ही कहा जाता है, ठीक है। चलिएगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है भाई। अच्छे से नोट करिएगा। तो साथियों, कैसी लगी क्लास कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यदि क्लास अच्छी लगी हो तो दिल से लाइक करें। तो साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।